चलो स्टार्ट करते स्टार्ट करें। यस, लेट्स गो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये जो चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री में सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है और इस चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक हम स्टार्ट करने वाले हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीट में 5 ही चैप्टर रहते हैं, 5 ही चैप्टर है। उसमें जो सबसे बड़ा चैप्टर है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें मेनली एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, सिर्फ हमें एनसीईआरटी पढ़नी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक खास बात मैं पहले आपको बताता हूं, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। देखो, जो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ये फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत अलग होती है। फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए रहता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए माइंडसेट बदलना पड़ता है, माइंडसेट अलग होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में हर एक चीज का आपको रीजन मिलेगा, आप ढूंढ सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में हर एक चीज का हमें रीजन मिलता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे रीजन नहीं मिलते, रीजन मिलेंगे लेकिन वो बहुत हायर लेवल पे होंगे। क्या कहना चाहता हूं मैं, ये कहना चाहता हूँ सिंपल कि भाई जो फिजिकल केमिस्ट्री में ना उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, उसके बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ हमें पता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नई नई है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले पढ़ने का तरीका अलग होता था, आज के टाइम पे पढ़ने का तरीका अलग है। तो पहले जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते थे, पहले एक एक एटम्स की हम केमिस्ट्री पढ़ते थे। पहले सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते थे, नाइट्रोजन के बारे में, सल्फर, फॉस्फोरस, एक एक एटम को लेके हम पढ़ते थे। तो जब एलिमेंट ज्यादा होने लगे तो वो जो स्टडी होती थी वो बड़ी होने लगी, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट होने लगी। तो उसको आसान करने के लिए लोगों ने ग्रुप्स बनाए, ग्रुप्स में स्टडी करना स्टार्ट किया। जब ग्रुप्स में पढ़ने लगे चीजों को, तो ग्रुप्स में ऐसा होने लगा कि बहुत सारी चीजें मैच होती है, बहुत सारी चीजें मैच नहीं होती। वो मैच क्यों नहीं हो रही है, तो उसके पीछे रीजंस हैं, लेकिन रीजंस हैं वो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने के बाद पता लगते हैं, वो धीरे धीरे लोगों को पता लग रहे हैं। तो रीजन जरूर होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वो जो बहुत ज्यादा डिटेल में होता है तो टीचर आपको बोल देता है ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब ये नहीं कि उसका रीजन नहीं है, उसका रीजन है, बस आपके हिसाब से उस रीजन को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस इतना होता है। एक्सेप्शन वगैरह नहीं होता, हर एक चीज का रीजन होता है। एक्सेप्शन का मतलब बस जहां पे एक्सेप्शन दिख रहा है उसके पीछे रीजन है, लेकिन बस आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं, इतना होता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, बहुत सारी चीजें रहेंगी जो आपको, जिसके आंसर आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मैं भी आपके आंसर के ना दे पाऊं बहुत सारे क्वेश्चनों के, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके जल्दी से आंसर नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही नहीं दे सकता, पूरी दुनिया में लोग नहीं दे सकते, इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट हर चीज लोग जान चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफी कुछ जान चुके हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कुछ जानने को बाकी है। और वही चीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मतलब एक एक अलग रूप देता है, अलग रूप देता है मतलब एक अलग तरीका देता है पढ़ने का। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, उनको लिखते रहना, पूछते रहना। मुझे नहीं आएगा फिर भी हम मिलके उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अपना पहला चैप्टर है जो हम स्टार्ट करेंगे वो है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। हमें पढ़ना ही एनसीईआरटी से ही है, सारी चीज पता होनी चाहिए एनसीईआरटी में जो भी दिया जा रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डीप होती हैं चीजें, बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए हमें बहुत स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना रहता है। पी ब्लॉक में इतनी सारी चीजें, इतनी सारी चीजें हैं कि कई बुक भर जाएंगी। एक बुक काफी नहीं है पी ब्लॉक को पढ़ने के लिए, आपने एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया है, पी ब्लॉक बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो पी ब्लॉक में जो कंसाइज है, जितना अपनी एनसीईआरटी में दिया जा रहा है हमें बस उतना ही पढ़ना है। इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोला जाता है एक बुक से पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मजेदार बात यह है, आप कुछ भी रीजन दोगे उसका अपोजिट मिल जाएगा आपको।
ये बहुत अलग चीज होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल में ऐसा नहीं होता, ऑर्गेनिक में जल्दी ऐसा नहीं मिलता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी बात को काट देती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़ी ध्यान से प्यार से पढ़ना पड़ता है, स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना पड़ता है। जो आप 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, हो सकता है जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है जब आप हायर क्लास में जाओगे सारी चीज बदल जाए, गलत हो जाए, ऐसा भी होता है। तो इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें ज्यादा डीप नहीं जाना होता। जितना दिया जा रहा है अपन को, जितनी अपनी केमिस्ट्री है, मतलब जितनी एनसीईआरटी में जितनी हमें नॉलेज दी जा रही है, बस उतने को ही समझना है। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी को समझना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मैं आपको लेके चलूंगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि एनसी मतलब पूरा डिटेल में घुस गए हो फिर निकल भी नहीं पाओगे, ऐसी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत बताया मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब पी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। तो पी ब्लॉक के बारे में एनसीईआरटी से हमें पढ़ना है, लेकिन स्टार्टिंग में सीधा एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, सीधा डायरेक्ट एनसीईआरटी पे नहीं। पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स है, 11 कॉन्सेप्ट है। उन 11 कॉन्सेप्ट्स को मैं पहले खत्म करूंगा और फिर उसके बाद हम पी ब्लॉक पे आएंगे। पहले कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं जो अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाए तो पी ब्लॉक आसान है, फिर आप अपने आप भी कर सकते हो। ये 11 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो इन 11 कॉन्सेप्ट को पहले हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एक कॉन्सेप्ट हो जाए, नहीं तो 2 वीडियो में। तो 11 वीडियो में पहले 11 कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। अपना जो चैप्टर है वो 50 to 60% यहीं पे मैं कवर करा दूंगा। पहले 70% चैप्टर में बिना एनसीईआरटी के कवर कराऊंगा, बाकी जो 30% है फिर वो एनसीईआरटी से कवर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। 11 कॉन्सेप्ट है तो पहला कॉन्सेप्ट उठाते हैं। आपको इस मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, अभी तक जान चुके हो, पढ़ा होगा BF3। BF3 थोड़ा बहुत आप इस मॉलिक्यूल के बारे में जानते होंगे, जानते हो, देखा तो होगा ही। ये जो मॉलिक्यूल है BF3, क्या इसमें खास है? तो आप बोलोगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आप कहना ये चाहता हूं, है ना? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या? इसका ऑक्टेट, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल सही। और कुछ और इसमें एक खास बात है, बहुत मजेदार चीज है जिसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। और वही अपने आज की क्लास का टॉपिक है। आज हम बात करेंगे बैक बॉन्डिंग के बारे में। तो अपना आज की क्लास का टॉपिक है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग को समझेंगे पहले अपन, फिर आगे चलेंगे। तो बैक बॉन्डिंग क्या है? तो बैक बॉन्डिंग को समझते हैं। चलिए समझाता हूं बैक बॉन्डिंग। यहीं पे रह भाई तू। तो सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को बनाता हूं BF3। आप सबसे पहले ये बताओ कि ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है या आयनिक मॉलिक्यूल है? बोलो, कैसा कंपाउंड है ये? कोवलेंट है या आयनिक है? कोवलेंट आप सभी जानते हो, कोवलेंट है। तो आप ये बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आती है? तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे वो बनेगी sp2, है ना? इस एटम की हाइब्रिडाइजेशन है sp2। क्लियर है? 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर है नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडेशन बने sp2। इसका एक p ऑर्बिटल अभी बचा हुआ है। 3 p ऑर्बिटल होते हैं, 2 हाइब्रिडेशन में चले गए, एक अभी बचा हुआ है खाली। तो इसके पास एक ऑर्बिटल बचा हुआ है और वो भी खाली। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं? थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं, मुझे ऐसा लगता है। तो देखो, बोरोन 1s2 2s2 2p1 होता है भाई। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s2 2p1। ठीक है। अब ये जो लास्ट वाले ऑर्बिटल्स होते हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा। तो लास्ट की जो लास्ट की जो सब सेल होते हैं वो बॉन्ड बनाने के काम में जाती है। तो अगर इसको हम दिखाए तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। बॉन्ड कितने बन सकते हैं? बॉन्ड 3 बन रहे हैं। 3 बॉन्ड कैसे बन सकते हैं? यहां तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गया होगा, इसको बोलते हैं अपन एक्साइटेशन हो चुका है यहां पे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे। तो ये 3 ऑर्बिटल है, ये 3 ये बॉन्ड बनाएंगे, है ना? ये शेयरिंग करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो इनकी शेयरिंग होगी। जब ये शेयरिंग करने जाएंगे, ऐसे डायरेक्ट शेयरिंग नहीं करते, पहले ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं हाइब्रिडेशन। तो एक S और 2 P मिक्स हुए तो
हाइब्रिडेशन बनी sp2, और ये ऐसा कैसा रहा, खाली का खाली, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो 3 बॉन्ड बने किसकी वजह से, sp2 हाइब्रिडेशन की मदद से। क्लियर है। यहां पे एक ऑर्बिटल बचा हुआ है। अब एक क्वेश्चन है आपसे, बोरोन है, बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, नहीं है, है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं, इनकम्प्लीट है। क्या ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ले सकता है, खाली ऑर्बिटल पड़ा है, क्यों नहीं ले सकता। और ऊपर से इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, अगर कोई देने को आएगा क्यों नहीं लेगा, लेगा, पक्का लेगा। समझ रहे हो। तो इसका ऑक्टेट ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन अगर इसको कहीं से मिले तो जरूर लेगा। फ्लोरीन पे आते हैं। फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, देखिए तो कंप्लीट है। क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर से, यस, ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर है। क्या ये किसी को अपने लोन पेयर दे सकता है, अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट और लोन पेयर है क्यों नहीं देगा, दे सकता है, दूसरे का भला हो रहा है, करेगा भला। समझ रहे हो क्या। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर है, किसी को देना चाहे तो दे सकता है, इसको कमी है यहाँ पे। क्या इसको दे सकता है, दे सकता है, क्यों नहीं देगा, देगा। देने से होगा क्यों, क्यों दे रहा है, क्या होगा क्या उससे, अगर इसने दे दिए तो इलेक्ट्रॉन, अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो स्टेबिलिटी आएगी, और सारी चीज स्टेबिलिटी के पीछे भागती है। ठीक है। तो यहां पे फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स थे, एक्स्ट्रा लोन पेयर थे, उसने बोरोन को दे दिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, एक बॉन्ड बन गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। बैक बॉन्डिंग को थोड़ा सा एक जनरल तरीके से समझाता हूं, फिर आपको मजा आएगा। देखो ये बैक बॉन्डिंग ही क्यों नाम दिया, बैक क्यों बोला इसने। बैक फायर समझते हो, जैसे गोली चलाते हो तो ऐसे आगे चलाते हो, वो पीछे की तरफ बैक फायर करती है, बैक फायर, है ना, बैक, पीछे की तरफ आना, चला उस तरफ रहते लेकिन इस तरफ आना। इसी तरीके से इसको और आसान तरीके से अगर मैं समझाऊं, आप ऐसे समझिए जैसे मैं रास्ते से जा रहा हूं और कोई मुझे पीछे से पकड़ ले और मैं उसको फिर ऐसे पकड़ लूं, उसने मुझे पकड़ा और मैं भी उसको पकड़ लूं, तो कुछ ऐसा ही होता है बैक बॉन्डिंग में, कुछ सिमिलर ऐसी चीज है। समझ रहे हो मेरी बात। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बैक बॉन्डिंग में कुछ ऐसा ही होता है, कोई किसी को पकड़ता है वो वापस दूसरे को पकड़ लेता है, बैक बॉन्डिंग। समझना अब कहां थे अपन। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको दे सकता है, देगा, क्यों देगा, बॉन्ड बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी। अब अब मान लो बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, मान लो इसने इसको इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन दे दिए उसको मैं कैसे दिखाऊं, बी एफ एफ एफ। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए, बॉन्ड बना, वो बॉन्ड इक्वल शेयरिंग से बना या अनइक्वल शेयरिंग से बना। सारे इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के थे, तो अनइक्वल शेयरिंग से बना, तो बॉन्ड कैसा, कैसा बॉन्ड, कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। सही है। अच्छा अब ये बताओ कि भाई ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तो पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड हमेशा पाई होता है, तो बॉन्ड कैसा है, पाई बॉन्ड। क्लियर है, क्लियर है। बस यही है बैक बॉन्डिंग, यही तो है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग को कैसे डिफाइन करते हैं लोग, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज पाई टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत अच्छे से बोला जाए तो इट इज पाई टाइप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कैसे टाइप का है, पाई टाइप का। इट इज अ पाई टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन ऑलरेडी बॉन्डेड एटम्स। जहां पे पहले एटम्स जुड़े रहते हैं उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं बैक बॉन्ड, पाई टाइप का बॉन्ड होता है। इतनी बात आई समझ में। इसकी डेफिनेशन को लिख देते हैं जल्दी से, मैं लिखता हूं यहां पे। तो बैक बॉन्डिंग क्या है, आपके लिए लिख रहा हूं, चलो। बैक बॉन्डिंग क्या है, इट इज अ पाई टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, pi type of coordinate, it is a pi type of coordinate bond formed between already bonded atoms। सही है, समझ में आ रहा है। अच्छा अब आपसे कुछ बारीक बारीक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। आप ये बताओ, ये बैक बॉन्डिंग
एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर होगी या दो अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर होगी? सिंगल मॉलिक्यूल। तो कैसा कॉन्सेप्ट है, इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर? इंटरमॉलिक्यूल मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। तो इट इज अ इंट्रा, दिख रहा है कि ये कलर? यस, इंट्रा मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट, एक ये इंट्रामोलिकुलर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरी चीज को समझना कि भाई ये है ना, जब बैक बॉन्डिंग होगी तो हमेशा एडजेसेंट एटम के बीच में ही होगी। ये नहीं कि एक एटम या एक कहीं दूर हो, दूर उसके बीच में नहीं होगी। इन बैक बॉन्डिंग, इन बैक बॉन्डिंग एडजेसेंट एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स। ठीक है, अगली चीज, सॉरी, अगली चीज, यहां पे जो ये जो एडजेसेंट एटम के बीच में जो बॉन्ड बना, कैसा बना? पाई टाइप। इट इज अ पाई टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलो, समझा इतना? कम से कम ये तो समझ में आ गया कि बैक बॉन्डिंग होती क्या है। बैक बॉन्डिंग में पाई बॉन्ड बनता है, और किस टाइप का? कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या ये BF3 में ही होता है, किसी और में भी होता है? तो और में भी होता है। अपन को कैसे पता लगेगा किस किस में है, किस में नहीं है? तो अगर मैं आपको कंडीशन बता दूं तो आपको ये भी समझ जाएगा कि किस में है, किस में नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन देखते हैं। कंडीशंस फॉर बैक बॉन्डिंग। कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग। कंडीशन क्या है बैक बॉन्डिंग की? तो पहली कंडीशन, सबसे फॉरमोस्ट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, कि भाई सबसे पहली चीज है कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए एक एटम के पास, और दूसरे एटम के पास लोन पेयर होने चाहिए। अगर वैकेंट ही ऑर्बिटल नहीं है तो बैक बॉन्डिंग कैसे होगी, है ना? अगर लोन पेयर ही नहीं है तो बैक बॉन्डिंग कैसे होगी? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, वन ऑफ द एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल होने जरूरी है। ऑक्टेट कंप्लीट है इनकम्प्लीट है उससे कोई लेना देना नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। आपने देखा होगा कई बार ऑर्बिटल कंप्लीट है और फिर भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, फिर भी और ज्यादा बॉन्ड बना देता है ना? तो ऑक्टेट से कोई लेना देना नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ये बड़ी रिक्वायरमेंट है। वन ऑफ द एटम्स शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल एंड अनदर एटम शुड हैव लोन पेयर। क्लियर? दूसरी रिक्वायरमेंट, दूसरी, अब देखो भाई, ये जो बॉन्ड बनता है कैसे बनता है? ये पाई टाइप का बॉन्ड है। तो बोरोन के पास है ना एक एम्प्टी ऑर्बिटल था, पी, ठीक है, खाली पड़ा हुआ था। फ्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके इसके पी ऑर्बिटल है। तो ये है ना इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कैसे देगा? साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो पाई टाइप का मतलब साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, साइडवेज ओवरलैपिंग, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? पाई टाइप, पाई टाइप। ठीक है, अब जो इस साइडवेज ओवरलैपिंग होती है कई चीजों पे डिपेंड करती है। कौन सी कई चीजें? अब देखो, अब मैं आपसे अगर छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लूं यहां से कि भाई एक ओवरलैपिंग हो रही है पाई पाई बॉन्ड की, एक ये पाई बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड, एक ये पाई बॉन्ड, एक ये पाई बॉन्ड, ए और बी में से सबसे अच्छा पाई बॉन्ड किस में बनेगा, जिसमें साइज में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है? यहां पे पाई बॉन्ड बनना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे पाई बॉन्ड अच्छे बनेंगे। तो कहना क्या चाहता हूं, कहना बस इतना चाहता हूं, पाई बॉन्ड बनाने के लिए, बैक बॉन्डिंग होने के लिए ये भी जरूरी है। वैकेंट ऑर्बिटल भी ठीक है, लोन पेयर है वो भी ठीक है, लेकिन साइज भी सेम होना चाहिए ऑर्बिटल्स का। बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा साइज में तो बैक बॉन्डिंग ना के बराबर है। पाई टाइप का जो बॉन्ड बन रहा है वो बेकार है।
कभी भी टूट जाएगा, ना के बराबर उसके अंदर स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पे, वन ऑफ द एटम, वन ऑफ द एटम फ्रॉम सेकेंड पीरियड, छोटा एटम हो ताकि, है ना, छोटा पी ऑर्बिटल होगा तो अच्छी अच्छे बॉन्ड बनेंगे, बड़ा जितना होता है उतना वीक बॉन्ड बनते हैं। वन ऑफ द एटम फ्रॉम सेकेंड पीरियड एंड अनदर एटम, अनदर एटम फ्रॉम सेकेंड और थर्ड पीरियड। एक एटम सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, बाकी दूसरे का हो चलेगा, तीसरे का हो चलेगा, चौथे का होगा, चौथे पीरियड का। ऐसा नहीं कि बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, बैक बॉन्डिंग होगी लेकिन बहुत वीक होगी, बहुत ही वीक होगी, उसको अपन ये मान सकते हैं कि इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, अब ऐसा भी मत समझ लेना कि थर्ड पीरियड है और दूसरा भी थर्ड पीरियड है, दोनों थर्ड पीरियड के तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूं कि इसमें भी बैक बॉन्डिंग हो सकती है। टीचर आपको बताएंगे कि थर्ड पीरियड का थर्ड पीरियड बैक बॉन्डिंग हो रही है, बुक में भी लिखा रहता है थर्ड पीरियड बैक बॉन्डिंग हो रही है, आप मुझे पकड़ लोगे कि सर आपने तो बोला सेकंड पीरियड होना चाहिए एक का, थर्ड पीरियड थर्ड पीरियड नहीं, बैक बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा मैं, मेरा कहने का मतलब ये कि थर्ड पीरियड वालों में बैक बॉन्डिंग आपको दिखाई जाएगी, बहुत सारी बुक्स भी दिखाएंगे, टीचर्स भी दिखाएंगे कि थर्ड पीरियड में बैक बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन वो कुछ सी काम की नहीं है, उसका कुछ लेना देना नहीं होता, उसका कुछ इफेक्ट नहीं आता कुछ, वो वीक बॉन्ड बनते हैं, वो ना के बराबर है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो क्या? समझ में आया बैक बॉन्डिंग? तो ये अपनी कंडीशन है बैक बॉन्डिंग की, दो कंडीशन। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लो आपसे, पूछ लेता हूँ, अब बोल दिया था मैंने। अब आप ये बताओ, अपने पास BF3 है, BCl3 है, BBr3 है और BI3 है, सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किस में हो रही है? सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग, सबसे तगड़ी बैक बॉन्डिंग इसमें, और सबसे बेकार इसमें। ऑर्बिटल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लियर है? चलूं आगे, कंडीशन अपन को समझ में आई। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग दो टाइप की रहती है भाई, एक पी पाई, एक होती है पी पाई। दो टाइप की बैक बॉन्डिंग है, एक पी पाई, एक डी पाई। आप पहचान सकते हो पी पाई बैक बॉन्डिंग को? अच्छा अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये BF3 है, BF3 है, इसमें जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो कैसी हो रही है? मतलब पी पाई हो रही है, डी पाई हो रही है, कैसे पता लगेगा मुझे? मान लो आपको नहीं पता तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी बॉन्डिंग है? अब देखो, इसका जो ऑर्बिटल यूज हुआ, कौन सा यूज हुआ, कौन सा यूज हुआ? पी ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल यूज हुआ, 2p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ था। इसके इलेक्ट्रॉन किस में थे? इसके भी ऑर्बिटल, इसके भी इलेक्ट्रॉन किस में थे? 2p। तो ये जो पाई बॉन्ड बना, इसका भी p ऑर्बिटल, इसका भी p ऑर्बिटल, तो इस वाले बैक बॉन्डिंग को हम क्या नाम देंगे? इस वाली बैक बॉन्डिंग का नाम रहेगा पी पाई बैक बॉन्डिंग। और बहुत अच्छे से बोले तो 2p पाई बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? पी पाई बैक बॉन्डिंग क्या है, समझ में आया? आप बस ये देखिए कि जिसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उसका लास्ट लास्ट वाली जो वैलेंस सेल है वो कौन सी है, मतलब वो कौन सा ऑर्बिटल खाली है, और जो दे रहा है वो देने वाला कौन से ऑर्बिटल से दे रहा होगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो पी पाई बैक बॉन्डिंग है। आप बोलो एस, एस तो होता ही नहीं है, एस पाई बॉन्ड थोड़ी ना बनाता है, पी और डी बनाते हैं, तो इसलिए दो टाइप की बैक बॉन्डिंग है, पी पाई और पी पाई डी पाई। अब बोलो डी पाई होता जरूर है, आपके सिलेबस में नहीं होता, ठीक है, वो भी होता है, आपके सिलेबस में नहीं होता है बस। चलो, पी पाई बैक बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं अपन। तो पी पाई बैक बॉन्डिंग को पहचान लोगे पक्का? चलो, इसी में चीजों को और समझते हैं। तो मान लो, पहले आपको दूसरे वाले भी एक एग्जांपल देता हूं, फिर आगे चलते हैं यार। और तो पी पाई डी पाई को भी देख, एक बार देख लो। तो पी पाई डी पाई एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है और यहाँ पे लिखा हुआ है SiH3। इसका नाम कोई बता सकता है क्या? अच्छा, थोड़ा हिंट देता हूं आपको, CH3, CH3, ठीक है। इसका नाम पता है क्या आपको?
टर्सरी अमीन बोलोगे आप, इसको मैं अल्काइल अमीन बोल सकता हूँ क्या? अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना, अल्काइल अमीन बोल सकता हूँ। इसका नाम होता है सिलाइल अमीन, सिलेन बोलते हैं SiH4 को। ये जैसे मीथेन है, इसको बोलते हैं सिलेन, और इसको बोला जाता है सिलाइल, तो इसको बोला जाएगा सिलाइल अमीन। क्या बोलेंगे? सिलाइल अमीन। क्लियर है? चलो उसको हटाते हैं, इसका तो कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी? क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी? एक चीज देखना, बैक बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट में किसी एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए और किसी के पास लोन पेयर होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि वैकेंट ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के पास ही हो, वैकेंट ऑर्बिटल किसी के पास हो, ये जरूरी नहीं है कि सेंट्रल एटम के पास ही वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, वो किसी के पास भी हो सकते हैं। अब देखो, पहले इसमें समझते हैं कि क्या इसमें बैक बॉन्डिंग की संभावनाएं हैं, क्या यहां बैक बॉन्डिंग हो सकती है। तो देखते हैं, हो सकती है नहीं हो सकती है। तो आप देखिए, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर दिख रहे हैं, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर तो दिखा, लोन पेयर दिखा, एक रिक्वायरमेंट पूरी होगी। दूसरी रिक्वायरमेंट एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए, इसके पास तो नहीं है, इसके पास नाइट्रोजन के पास तो नहीं है, इसको सिलिकॉन के पास चलते हैं। तो पहले सिलिकॉन को समझते हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मुझे तो लिखना आता नहीं, आप थोड़ी हेल्प करना मुझे। तो कितना होता है 1s2, कौन सी फैमिली से? ये कार्बन, चमेली से गीत सुनेगी पब्लिक। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6 है ना, 3s2, कितने हो गए? 2 2 4 6 10 दोबारा 3p2, और 3d दिख रहा है क्या? 3d, हाँ 3d 0 है। क्लियर है? क्लियर है क्या? अब देखो, लास्ट वाली जो सेल होते हैं वही बॉन्ड बनाती है, लास्ट वैलेंस सेल से बॉन्ड बनते हैं, तो लास्ट वाली सेल को अपन देख रहे हैं। ये जो इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए? चार, चार बॉन्ड बनाए हैं। तो हाइब्रिडेशन क्या है इसकी? sp3, sp3 है, मतलब ये भी इसका गया हुआ है, ये भी गया हुआ है, ये दोनों ऑर्बिटल्स, ये दोनों ऑर्बिटल्स एक s और 3p ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खाली नहीं है, उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, वही बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जो सिलिकॉन है, इसका ये ऑर्बिटल्स खाली नहीं है, p वाला, d वाला खाली है, d पूरा खाली पड़ा हुआ है। समझ रहे हो क्या? तो सिलिकॉन का d ऑर्बिटल खाली है, इस तरफ नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा, कौन से ऑर्बिटल से देगा? इसके पास p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, तो p से कौन से ऑर्बिटल में दिया? d में, तो बॉन्ड जो बना कौन सा बना? p पाई d पाई बॉन्ड। समझे क्या? ये कैसा बॉन्ड बना? p पाई d पाई बॉन्ड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां पे ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये p पाई d पाई टाइप की बॉन्डिंग है। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसी से रिलेटेड। आप यहां पे आइए, यहां पे मेरे पास BF3 है, बिफोर बिफोर बैक बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहा हूं, बिफोर बैक बॉन्डिंग। आप मुझे इसकी हाइब्रिडेशन बताइए, अभी ये नहीं हुआ है, बैक बॉन्डिंग नहीं हुई, तो sp2 बोल दूं, sp2। ठीक है, आफ्टर बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग के लिए मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, कोई भी एक फ्लोरीन आइटम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो उसको मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखाऊंगा, तो ऐसे दिखाऊंगा। ठीक है, आफ्टर बैक बॉन्डिंग, आफ्टर बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडेशन बता दो। 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, पाई को तो गिनते ही नहीं है, sp2। हाइब्रिडेशन में कोई चेंज नहीं आया। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं, बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे आइए, इस बोरोन को कौन सा फ्लोरीन एटम अपने इलेक्ट्रॉन देगा? इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, 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 इसके पास भी है ना? तीनों फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है, कौन सा देगा? कोई भी दे सकता है, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि ये इससे ज्यादा प्यार करता है, ऐसा थोड़ी ना है, कोई भी दे सकता है, तीनों एक जैसे इक्विवेलेंट है। तो मान लो इसने अगर इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, ये तो अधूरा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें तो ये बता रहा है कि ये देगा, जरूरी थोड़ा ना ये दे, ऊपर वाला भी दे सकता है, तो एक और स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा भाई, कि भाई ऊपर वाला भी देगा। ऊपर वाले ने दे दिया, चलो इस वाले में, अभी ये भी अधूरा है। अधूरा क्यों है? क्योंकि ये वाला भी दे सकता है। ठीक है, तो एक और बना दो।
ये भी दे सकता है ना, तीनों दे सकते हैं। और इसका इन इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, इनको बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इन्हीं को हम बोल देते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसका हाइब्रिड तो बना ही सकते हो आप, बोरोन है, एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन, ठीक है, तीनों के साथ ये ऐसा दिखेगा। ये बस दिखाना चाह रहा था। चलो आओ, कहां पे थे हम, हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे, बिफोर बैक बॉन्डिंग आफ्टर बैक बॉन्डिंग। तो हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज, नो चेंज, पहली चीज। हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज, हाइब्रिडाइजेशन में चेंज, हाइब्रिडाइजेशन में चेंज, नो। हाइब्रिडाइजेशन क्या रही, या ऐसे बोल सकता हूं हाइब्रिडाइजेशन मेरी रही सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी। और बताइए बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ा होगा। अब देखो भाई, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है, बॉन्ड एंगल भी ऑलमोस्ट सेम ही रहा होगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। डबल बॉन्ड बन गया लेकिन कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला। हाइब्रिडाइजेशन जब तक सेम है, sp2 है तो 120 के आसपास ही घूमेगा बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल। तीसरी चीज, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया क्या, आया, आया आया, प्रेजेंट है, यस बिल्कुल प्रेजेंट है पाई बॉन्ड आने से। अच्छा, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया तो बॉन्ड बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी बड़ी होगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है ना, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, डबल बॉन्ड बन गया एक तरीके का। अच्छा, फिर अगर बात करें लुईस एसिडिक कैरेक्टर की, लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्यों भाई, लुईस एसिडिक कैरेक्टर इसलिए क्योंकि BF3 था जो, वो कैसा था, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता था। तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो मैं बोलता हूं घटेगा। अब बोले क्यों घटेगा, अब देख लो भाई, BF3 है, ठीक है, BF3 का ऑर्बिटल वैकेंट था, ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता था लेकिन ये किसी और से नहीं ले रहा है, इसके साइड में ही बैठा हुआ है देने वाला, तो इसके इसको पहले से इलेक्ट्रॉन मिल गया है, अभी दूसरे से क्यों लेगा। मान लो दूसरे से लेना भी है इसको, बोरोन को दूसरे से लेना भी है तो इसको पहले अपना पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बैक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तब वो ले सकता है। इतना आसान नहीं है इसको BF3 को अब इलेक्ट्रॉन देना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग होने की वजह से ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना जल्दी से पसंद नहीं करता, तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर इसका कम हो जाता है, फिर एसिडिक ज्यादा नहीं रहता। अगर कोई पूछे BF3, BCl3, BBr3 और BI3, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर लुईस, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं लुईस एसिडिक कैरेक्टर पे, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका, बोलो जल्दी से, इसका सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, हाँ या ना बोलो, होना चाहिए इसका, BI3 का। क्यों होना चाहिए, बैक बॉन्डिंग ही नहीं है इसमें, बैक बॉन्डिंग है तो इसको इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है, पहले उस पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं वो, क्लियर। लुईस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर गया। साइड वाले पे आइए, यहाँ पे चलते, कहाँ गए, सिलाई, दोबारा बनाता हूँ इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, बिफोर बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडेशन चेक करो तो 1 2 3 sp3, सही है, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर। आफ्टर हाइब्रिडेशन, मतलब आफ्टर हाइब्रिडेशन बोल रहा हूं, आफ्टर ये क्या, आफ्टर बैक बॉन्डिंग, लोन पेयर हो गया। अब इसके पास सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, दे दिए उसने, हाइब्रिडेशन निकाल दो, हाइब्रिडेशन बोलो, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर है नहीं, sp2। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडेशन सेम रहती है बदलती है, देखो देखो देखो, सेम भी रहती है बदल भी जाती है, डिपेंड करता है। अगर सेंट्रल एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, मतलब डोनेट करेगा,
तो चेंज होगी, अगर एक्सेप्ट करेगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम देगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की निकलती है, साइड एटम की नहीं निकालते हम, है ना, तो इसलिए सेंट्रल एटम के बारे में बात हो रही है। तो सेंट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइब्रिडेशन चेंज होगी, अगर एक्सेप्ट करेगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो चलिए बात करते हैं सारी चीजों की, जितनी भी बातें हमने वहां करी उन्हीं चीजों के बारे में अब यहाँ पे बातें करेंगे। एक मिनट, मैं इसी को कॉपी करना चाहता हूँ। हाँ, हो जा हो जा हो जा हो जा, ऐसा कैसा आ जा। आया क्या? आया आया आया, आजा आजा, चलो आ गया। इस वाले के बारे में बात होगी अब, ये सारे पॉइंट्स में हटाता हूँ। देखो, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई, बदली, बॉन्ड एंगल चेंज हुआ, क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, sp3 sp2 में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर गया। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करी। अब यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन था वो लोन पेयर देने वाला है था, तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर नहीं, हम बेसिक कैरेक्टर को चेक कर रहे थे। लुईस बेसिक कैरेक्टर, लुईस बेसिक कैरेक्टर वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन साइड वाले को दे दिए, बैक बॉन्डिंग में दे दिए, अब वो देगा किसको, दे ही नहीं सकता। तो यहाँ पे लुईस बेसिक कैरेक्टर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। बस यही था बैक बॉन्डिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।